नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर। और मैं बिजनेस मेथड गुरु आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं जूनियर फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का जो अपना टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 5 से लेकर 4 सवालों की विड्थ इसने पूछी है और आप समझ रहे हैं कि एक सवाल की जो वेटेज है वो कितनी ज़्यादा है। एक सवाल गलत होना और सही होना आपके चयन को सफल या असफल बना सकता है। तो मित्रों, ये टॉपिक हम पूरा पढ़ चुके हैं, हमारे द्वारा फ्लो चार्ट से इसको समझाया गया है, पढ़ाया गया है, लिखाया गया है। और अब उससे जुड़े हुए पिछले सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आया है पुराने ट्रैक में। 2011 से लेकर के और आज तक का जो ट्रैक है 2018 का लास्ट पेपर है। बच्चे 2011, 13, 15 और 18 ये कुछ पेपर्स हैं हमारे पास में जिसका सॉल्यूशन लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। इससे आपका आत्मविश्वास जागेगा कि जो आपको हमने पढ़ाया है टॉपिक उसी में पूरा क्लियर है और उससे ही आपका आगे आने वाले पेपर का क्वेश्चन बन रहा है। तो आइए अपने सफलता की कहानी को आगे गढ़ते हैं और चलते हैं इस सुहाने सफ़र पर। चलिए लेट अस स्टार्ट। 2011 का जो पेपर था बच्चा, वो 2011 का जो पेपर है उस पेपर में पहला सवाल था, वह अनुबंध जो पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय होता है। बच्चा एक बात और बताना चाहेंगे आपको, चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आपको मेरी क्लास में कोई समस्या नहीं आने वाली। उसका मेन कारण ये है कि मैंने भले यहाँ लिखा पूरा हिंदी मीडियम में, लेकिन जब मैं प्रोनाउंस करूंगा, जब मैं आपको समझाऊंगा तो उसमें सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी बता दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहे नहीं। सो डोंट बी जस्ट बायस कि ये तो सारा हिंदी में है, हम लोगों के लिए काम का नहीं। आपके लिए उतना ही यूटिलाइज है, उतना ही आपके लिए उपयोगी है जितना कि हिंदी मीडियम वालों के लिए। सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ, आइदर इट इज़ हिंदी मीडियम और इट इज़ इंग्लिश मीडियम। सो जस्ट कम फॉरवर्ड। आइए बात करते हैं, वह अनुबंध जो पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय होता है। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ सफरर पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी। बच्चा इसको अगर हम बोले तो क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी। देखो कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़े आसान है। तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, देखिए इसको क्या कहा उसने, इसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल। ये जो वर्ड है इसका मतलब है एनफोर्सिएबल। तो एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर जो एनफोर्सिएबल होता है वो क्या कहलाता है? बड़ा आसान सवाल है। एन एग्रीमेंट या ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल, a contract which is enforceable at the option of aggrieved party। बड़ा आसान सवाल था। क्या कह रहा है? याद करिए, युवराज जी जब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहे थे तो आपको बोला था कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे ही मैक्सिमम सवाल कवर होता है। और देखिए अगेन 2011 में उन्होंने वहीं से सवाल पूछा। और आश्चर्य की बात यह है कि मान लीजिए अगर अपन एक मोटा मोटी देखते हैं तो 5 और 4, 9 और 6, 14, मतलब 15 से 20 सवाल जो पिछले सालों में इन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछे हैं, उसमें से लगभग 8 से 9 सवाल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ही चल रहे हैं। इसका मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर को बहुत पसंद होता है। चलिए, तो मैं बता रहा था आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। वह अनुबंध जो पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर व्यर्थनीय होता है कहलाता है। राइट आंसर इज व्यर्थनीय अनुबंध। सही जवाब क्या होगा? व्यर्थनीय अनुबंध। बच्चा याद रखिए क्या था, हमने इसको पढ़ाया, लिखाया और ढंग से समझाया और बताया था बच्चा क्या कि एक फ्लो चार्ट भी बनाया था। आपको याद आएगा कि हमने 2 राह बनाया। एक राह कि पीड़ित पक्षकार चाहे तो उसे वैध में बदले, पीड़ित पक्षकार चाहे तो उसे व्यर्थ में बदले। अगर पीड़ित पक्षकार व्यर्थ में बदलना चाहता है तो कोर्ट जाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, और अगर वो प्रूव हो जाएगा तो वॉइड में कन्वर्ट होगा। वो कोर्ट गया ही नहीं, सीधा रह गया चुपचाप, नो उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। कोर्ट गया, प्रूव नहीं हुआ तो भी वैलिड। तो कुल मिला करके ये आपको जब वो ध्यान आ जाएगा, मेरा बनाया हुआ 2 राह वाला जो फ्लो चार्ट है,
तो निश्चित रूप से इसका राइट आंसर आप पीड़ित पक्षकार के आधार पर व्यर्थ नहीं कर देंगे। अगला सवाल, किसी घटना के घटित होने पर किसी कार्य को करने या न करने का अनुबंध कहलाता है। किसी घटना के घटित होने पर, किसी इवेंट के होने पर किसी कार्य को करने या न करने का अनुबंध कहलाता है। गर्भित अनुबंध, निक्षेप का अनुबंध, संयोगिक अनुबंध, इनमें से कोई नहीं। बच्चा राइट आंसर है संयोगिक अनुबंध। इंग्लिश में समझिए, एन एग्रीमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कहिए, ए कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, a contract in which performance is depends upon happening of an uncertain event is called, right answer will be contingent contract। सही जवाब क्या होगा? संयोगिक अनुबंध। और संयोगिक अनुबंध क्या है? याद करिए, अभी लास्ट 2-3 क्लास पहले ही मैंने इसको पढ़ाया और बताया कि बीमा का जो अनुबंध है वो बाजिक का अनुबंध, संयोगिक अनुबंध होता है। बीमा में मैंने बताया था कि अगर आपने अपनी कार का बीमा कराया और कार वाले को बीमा जब अपन ने कराया, मान लीजिए आपने यूनाइटेड इंश्योरेंस से बीमा कराया और आपने उनको क्या है, प्रीमियम अमाउंट दिया, बदले में बीमा वाले ने वादा किया कि आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है या फायर हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है, तो हम आपको उतना नुकसान दे देंगे जितना हो गया। तो यार आग लगना, थेफ्ट होना, फायर होना या एक्सीडेंट होना, ये सब कंटिंजेंट इवेंट है, मे बी हैपन और मे नॉट बी हैपन। सच टाइप ऑफ इवेंट, सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बच्चा याद करिए, हमने इसमें 3 तरह के एग्जाम्पल दिए थे आपको। एक दिया था बीमा, एक दिया था गारंटी और एक दिया था क्षतिपूर्ति, और फिर इसके एसेंशियल एलिमेंट समझाते हुए इसके टाइप्स पर डिस्कशन किया था। तो ये 2011 में पूछा गया एज इट इज सवाल है और बच्चों को तुरंत इसमें अंक प्राप्त हो जाएंगे। फिर इसके बाद है सामान्यतः बिना प्रतिफल का ठहराव होता है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जनरली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, जनरली का क्या मतलब है? जनरली का मतलब है, सामान्यतः का मतलब है कि ये एक्सेप्शन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, नॉर्मल प्रिंसिपल बताना है। नॉर्मल प्रिंसिपल में बच्चा आप सबको ध्यान है, हमने पढ़ाया लिखाया है कि जो यहाँ हमने बात किया सेक्शन 25 का, बच्चा हमने इसको पढ़ाया था तब कहा था कि सेक्शन 25 जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। सेक्शन 25 याद करिए, धारा 25 क्या है? प्रतिफल नहीं तो अनुबंध नहीं। सेक्शन 25 ने कहा था प्रतिफल नहीं तो अनुबंध नहीं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एब इनिशियो। ये खूब पढ़ाया लिखाया समझाया है। किसी भी अनुबंध के अंदर हमेशा क्या होना जरूरी है? प्रतिफल। तो बिना प्रतिफल के किया हुआ ठहराव क्या होता है? तो बच्चा इसका राइट आंसर आएगा कि वो व्यर्थ होता है। बिना प्रतिफल का किया हुआ ठहराव क्या होता है? तो राइट आंसर क्या आने वाला है? राइट आंसर आने वाला है कि वो कैसा होता है? व्यर्थ होता है, वॉइड होता है। वॉइड एग्रीमेंट, बेटा ध्यान रखना, हालांकि इसने यहाँ वॉइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन नहीं किया, बट स्टिल इसका राइट आंसर विल बी वॉइड एग्रीमेंट। बच्चा ध्यान रखना, इसको आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमने आपको जब पढ़ाया था तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया अगल बगल में करके, तो आपको उसको देख करके फिर करना है। अगला देखिए, आत्महत्या की धमकी देकर प्राप्त की गई सहमति ... से प्रभावित होती है। बच्चा आपको अच्छे से जब हमने पढ़ाया था तो बढ़ाया था क्या कि एक बाप ने अपने बच्चे को आत्महत्या की धमकी दी और ये कहा कि मैं तेरा एक ही बाप हूँ, और अगर बाई दी वे क्या है कि मैं मर गया तो तू प्रॉपर्टी का करेगा ही क्या? तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी, मैं सुसाइड कर लूंगा। बच्चे ने डर के मारे कि सारी प्रॉपर्टी बाप के नाम कर दी, तो एग्रीमेंट वॉइड है, वॉइडेबल है। वॉइडेबल क्यों? क्योंकि बाप ने अपने बच्चे की सहमति काहे से प्रभावित करी है? उत्पीड़न से करी है। बच्चे, आत्महत्या की धमकी देना उत्पीड़न कहलाता है। याद करो, हमने सेक्शन 15 डिटेल से समझाया था बच्चे। आपको याद आ जाएगा कि हमने जब पढ़ाया था तो सेक्शन 15 मतलब यहाँ हमने किसकी बात करी है? धारा 15। तो धारा 15 को हमने जब डिटेल से बताया था तो बात किए थे कि धारा 15 में साफ साफ क्या कहता है कि उत्पीड़न क्या है। तो बताया था आईपीसी में वर्णित अपराध करना या करने की धमकी देना, और आत्महत्या करना भी एक प्रकार से आईपीसी का अपराध है। तो आत्महत्या की धमकी देकर अगर कोई सहमति ली गई है तो उससे अनुबंध किससे प्रभावित माना जाएगा? उत्पीड़न से। तो ये बड़ा आसान सवाल था, हमने डिटेल से पढ़ाया लिखाया और समझाया है। अनुबंध के अंतर्गत कम निष्पादन स्वीकार करना कहलाता है। अच्छा बच्चा, इंग्लिश में भी कोई टेंशन नहीं है, आसान है, जरा समझिए क्या कहा कि एक्सेप्टेंस टेकन विद द
थ्रेट ऑफ सुसाइड इज कॉल्ड, तो आंसर इज कोर्शन, अंग्रेजी में इसको कोर्शन कहते हैं बेटा। फ्रॉड अलग होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन अलग होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस अलग होता है, तो राइट आंसर विल बी कोर्शन। तो कोर्शन के द्वारा ये क्या किया गया है, कंसेंट लिया गया है। आपको ध्यान है सेक्शन 15 से अफेक्टेड होने के कारण से एग्रीमेंट कैसा हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। तो चलिए ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुबंध के अंतर्गत कम निष्पादन स्वीकार करना कहलाता है। ये बिल्कुल ही ताज़ा है। ताज़ा कैसे कि हमने कल इसमें डिस्कशन किया है। वो कहा था क्या कि अगर बाय द वे पारस्परिक सहमति और समझौते से जब अनुबंध आप समाप्त कर रहे होते, पारस्परिक सहमति और समझौते से, तो उसमें एक वर्ड बताया था मैंने, उसको कहा था रिमिशन। रिमिशन कहते हैं विमुक्ति को, और उसमें एक लास्ट में वैवर भी बताया था। मतलब याद करिए, हिंदी में मैंने परित्याग और विमुक्ति 2 शब्द बताए थे उधर, और कहा था कि जितना कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन तय हुआ उतना नहीं लेके कम में काम कर लेना। याद करिए, एग्जाम्पल भी दिया था गेहूं की बोरी वाला कि भाई 10 बोरी गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन उसके पास में 6 ही बोरी हुए प्रोड्यूसर के पास में, तो 10 की जगह वो सिर्फ और सिर्फ 6 बोरी को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करा लेता है। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या कहलाता है, इस तरह का जो एडजस्टमेंट होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं बेटा परित्याग, या इसके अंदर देखें तो अधिकार त्याग राइट आंसर होगा। इंग्लिश में अगर बच्चा देखें तो क्या क्या बनेंगे, कि कह रहा है, इंग्लिश में कह रहा है कि इफ lesser consideration is accepted and contract is discharged, मतलब in the contract if lesser consideration है या lesser performance is accepted, मान लीजिए जो एक्सेप्टेंस बनती है, उस जो परफॉर्मेंस बनती है उससे कम आपने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या कहलाएगा। इंग्लिश में कहता है क्या वो रेसिशन कहलाता है, इसमें कहता है क्या वो आपका रिमिशन कहलाता है, क्या वो नोवेशन कहलाता है या ऑल्टरेशन कहलाता है। तो नाइदर इट इज कॉल्ड ऑल्टरेशन, नाइदर इट इज कॉल्ड नोवेशन, नाइदर इट इज कॉल्ड रेसिशन, बट इट इज कॉल्ड रिमिशन या वेवर। बच्चे रिमिशन और या वेवर में बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग है। रिमिट में थोड़ा बहुत ले लेता है, थोड़ा छोड़ देता है, और वेवर में 100% माफ करता है। याद करिए, कल मैंने उसको अच्छे से एग्जाम्पल देते हुए आपको बताया था कि न तो उसने 10 की जगह 6 दी, मान लीजिए न बदला हुआ कंसिडरेशन दिया और ने समय बढ़ाया, तो ऐसे में लास्ट में क्या हुआ कि ठीक है यार, तू तेरे पास जब नहीं है तो जा जी ले अपनी ज़िंदगी। 100% माफ़ी इज कॉल्ड वेवर। खैर, ये आपको मैंने अच्छे से समझाए। तो बच्चा 2011 का पेपर देख करके आपको लग गया होगा कि जो कंटेंट हमने पढ़े हैं लिखे हैं उन्हीं में से बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए इससे अगला पेपर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। इससे अगला पेपर 2013 का हुआ बच्चा। 2013 के पेपर में फिर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वही लगभग, ये देख रहे हैं आपकी 4 सवाल पूछे गए, उधर 5 थे, यहाँ 4 सवाल पूछे गए। पहला सवाल जो आया वो है अनुबंध का सेक्शन पूछा है। बच्चा याद करिए, जब हमने इसको पढ़ाना शुरू किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तो पहले दिन इसके सेक्शन डिस्कस किए थे, और जब सेक्शन डिस्कस किए थे तो कहा था, और डिफरेंसेस में तो बहुत सभी में लिखा है, जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन सबके सेक्शन डिस्कस किए थे। और जब पढ़ाने लगे थे तो शुरू किया था कि अनुबंध की धारा क्या है, तो धारा 2H है। तो बड़ा आसान है, इसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं है। मतलब देखो, अगर आपको इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दूं तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चा। सेक्शन 2B आपका एक्सेप्टेंस होता था, सेक्शन 2G वॉइड एग्रीमेंट होता है, और सेक्शन 2E ओनली एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस, वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, तो 2H कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर हो गया। मेरे बच्चों ने सभी ने, देखो बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं 2010-11 से ही सारे कामों को कर रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे लगातार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे सवाल सही करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका जो मेरे प्रति जो बहुत ही कहें प्यार है, उस वही प्यार मुझे और अधिक मेहनत करके और आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। तो अगेन से फिर देख रहे हैं हम वही सालों वालों को। तो 2B में हमने देखा ये सारे आए। उसके बाद देखिए, यदि कपट द्वारा सहमति प्राप्त की गई है तो अनुबंध होगा। इंग्लिश में कोई खास दिक्कत नहीं बच्चा ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेक्शन 2H, तो इट इज नॉट अ बिग डील। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अनुबंध। यदि कपट द्वारा सहमति प्राप्त की गई तो अनुबंध होगा। व्यर्थ नहीं है, कोई खास नहीं है, अभी अभी तो देखा अपन ने। और मुझे कई बार लगता है कि अगर इसको सबसे ज़्यादा प्यार टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है तो इसका दूसरा प्यार है क्या कहते हैं अपन, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो अक्सर एक्सेप्टेंस से जुड़ी हुई चीज़ें पूछता है कि एक्सेप्टेंस जो है या कंसेंट कब 15, 16, 17, 18
15, 16, 17, 18 इसका बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, इसमें से अक्सर ये सवाल पूछ रहा है, आप देख रहे हैं लगातार। अगेन ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पूछा गया सवाल है। तो इफ कंसेंट इज अफेक्टेड बाय फ्रॉड, इंग्लिश में बोल रहा हूं, सुनना जरा, इफ कंसेंट इज अफेक्टेड बाय फ्रॉड इट इज कॉल्ड, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। कोई खास मुश्किल नहीं है, आपको हमने समझाया है और पढ़ाया है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कंसेंट ले रहा होता है और उसमें 15, 16, 17, 18 करता है, याद करिए ये सारे चीज अपन ने पढ़ लिया, 15, 16, 17 और 18 करता है तो रिजल्ट 19 हो जाता है। अब 15 में क्या था आपको याद आ रहा है, कोर्शन, फिर 16 में क्या था आपको याद आ रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर 17 में क्या आ रहा है, फ्रॉड, और इसमें क्या आ रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन। और इन सब का रिजल्ट क्या होता है, वॉइडेबिलिटी, मतलब वॉइडेबिलिटी इसका रिजल्ट है, ऐसा आपको पता है। तो वॉइडेबिलिटी जो है वो इसका रिजल्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है, वॉइडेबल। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। बाजी शर्त का ठहराव कैसा होता है, अगेन ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया। वैसे तो देखो सेक्शन 30 हमने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया, याद करो बच्चे, हमने यहाँ पर कौन सी धारा की बात किया है, हमने बात किया है धारा 30 की। और याद करिए इसमें हमने पढ़ाया था बाजी क्या होता है, बाजी गेम होता है, चांस होता है, एक जना कहता है बारिश आएगी, एक जना कहता है बारिश नहीं आएगी। इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इससे जुड़ा हुआ था। तो बाजी या शर्त का ठहराव का जो एग्रीमेंट है यही इससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए बाजी कैसा अनुबंध है, वैध तो है नहीं, व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं है, अपरिवर्तनीय है। अब बच्चा देखो इसके दो आंसर हो सकते थे वैसे देखा जाए तो, पर इफेक्टिव आंसर क्या होगा, इफेक्टिव आंसर होगा व्यर्थ। अब बच्चा देखो व्यर्थ का रिजल्ट अपरिवर्तनीय है, अगर इस ऑप्शन में वो व्यर्थ नहीं देता ना तो फिर हम इसको अपरिवर्तनीय भी कर सकते थे। क्यों, क्योंकि जो व्यर्थ है वो अपरिवर्तनीय होता है, बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन इसने ठहराव का प्रभाव, बाजी का शर्त या ठहराव का प्रभाव क्या होता है, तो व्यर्थ और अपरिवर्तनीय ये दोनों ही आंसर अपने आप में राइट है। अगर वो ये पूछ लेता है कि बाजी या शर्त का ठहराव का प्रभाव क्या होता है, तो व्यर्थ समझौता होता है, इसमें प्रेफरेंस इसको दिया जाना चाहिए। लेकिन मैंने एक बात और कहा कि अगर बाय द वे क्या है, व्यर्थ इसमें ऑप्शन में नहीं हो तो बेटर ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तनीय। निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध समाप्ति की विधि है, तो यार ये तो बड़ा आसान है ना। कल लास्ट में हमने जब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो उसके अंदर इसको पढ़ा था, और क्या कहता है, तो इसमें कहता है कि निष्पादन द्वारा, पारस्परिक ठहराव द्वारा, राजनियम के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक्चुअली क्या है कि अगर परफॉर्मेंस कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, म्यूचुअल अगर बाय द वे आपस में क्या है एग्रीमेंट है तो उसमें चारों पांचों चीजें पढ़ ली अपन ने, कल ही डिस्कस की है। क्या क्या डिस्कस किया है, तो हमने बात किया था इधर नवाचार का, फिर हमने बात किया था परिवर्तन का जिसे ऑल्ट्रेशन कहते हैं, फिर हमने बात किया था समापन का जिसे निरस्तीकरण भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेसिशन कहते हैं, और इसके अलावा हमने बात किया था विमुक्ति का जिसे हम रिमिशन कहते हैं। तो बच्चा ये सब चीज़ें अपन ने कल डिस्कस की थी। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए क्या, निष्पादन द्वारा, याद करें निष्पादन दोनों प्रकार के पढ़े थे अपन ने, एक्चुअल परफॉर्मेंस और टेंडर परफॉर्मेंस। पारस्परिक ठहराव के चारों मैंने बता ही दिए, लॉ के बदल जाने से भी कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता था। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का पार्ट था ये। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में मैंने दो पढ़ाया था, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी और लीगल इम्पॉसिबिलिटी। तो लीगल इम्पॉसिबिलिटी के अंदर आ जाता है ये। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए बच्चे फिर आगे देख लेते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो अगला आ जाता है वो क्या आ जाता है, तो नेक्स्ट जो पेपर है वो हमारे पास में है 2015 वाला पेपर। बड़ा ही आसान पेपर है, इसमें कोई खास टेक्नोलॉजिकली कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। एक आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, तो आंसर पूछ रहा है कानून द्वारा प्रवर्तनीय, कानून द्वारा निषिद्ध, एक पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय। देखो बेटा, कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, वॉइड एग्रीमेंट, कानून द्वारा निषिद्ध, इनलीगल एग्रीमेंट, एक पार्टी के विकल्प पर प्रवर्तनीय, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो राइट आंसर विल बी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पक्षकारों के विकल्प पर प्रवर्तनीय वैध अनुबंध। तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते समय हमने बताया था, एक बार फिर से बता रहे हैं। एक पार्टी के विकल्प पर प्रवर्तनीय, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, दैट इज कॉल्ड सफरर और एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी के पार्ट पर एनफोर्सेबल है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो वॉइड, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड एग्रीमेंट। कानून द्वारा निषिद्ध इज अ वॉइड दैट इज इलीगल एग्रीमेंट।
और दोनों पक्षकार इसको लागू करा सकते हैं, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है बच्चे, समझ आ जाएगा। आपसी समझौते के द्वारा किए गए अनुबंध निम्न में से कौन सा लागू नहीं है? मतलब याद करिए, आपसी समझौता माने म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पार्टीज कब कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स कर लेता है। अभी अभी युवराज शर्मा जी ने आपको चारों फ्लो चार्ट बना के बताए थे, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसिशन, रिमिशन। तो अब कौन सी चीज उसमें शामिल नहीं है? जैसे कहता है नई पद्धति से, तो दैट इज नोवेशन, खंडन द्वारा तो दैट इज रेसिशन है, और फिर उसके बाद में छूट द्वारा दैट इज रिमिशन। क्या बचा? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इसमें अलग आंसर है, क्योंकि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आपसी समझौते के अंदर नहीं आ रहा, बल्कि सेक्शन 56 में आ रहा है। तो सेक्शन 56 जो है वो अलग है बच्चा, और ये जो है ना 59 से लेकर के और 62 वाले ये अलग है। तो अपने को क्या समझना है, ये वाला क्या है? नोवेशन है, ये वाला क्या है? रेसिशन है, ये वाला क्या है? रिमिशन है। तो रेसिशन, रिमिशन, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, वेवर, उसका पार्ट सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट्स वाई ये इसको बाहर करेंगे, ऑड वन आउट के हिसाब से भी ये बाहर चला जाएगा। अनुबंध भंग का निम्नलिखित में से कौन सा एक समाधान नहीं है? मतलब कौन सी एक रेमेडी नहीं है? बच्चा इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा ट्रांसलेशन है, थोड़ा सा आप इंग्लिश से करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। देखिए क्या कहता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा रेमेडी नहीं है? तो कहता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक तो होता है रिसाइंड कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके अलावा क्वांटम मैरिट, और उसके अलावा कहता है कि डैमेजेस और अनुबंध का परिवर्तन। तो बच्चे इसके अंदर अनुबंध का परिवर्तन अलग आ जाएगा। उसका कारण क्या है कि ये इसकी रेमेडी नहीं है यार। अनुबंध का खंडन रिसाइन नहीं करोगे तो आप आगे वाली चीजें कैसे मानोगे? क्वांटम मैरिट आपको पता है, खूब अच्छे से पढ़ाया। या अपन यूं भी कह सकते हैं रेस्टिट्यूशन, इसको हम क्या कह सकते हैं? रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, इसको रेस्टिट्यूशन कह सकते हैं। और इसको नुकसान के लिए वाद के लिए का मतलब क्या हुआ? नुकसान के लिए वाद का मतलब हो गया डैमेजेस। तो डैमेजेस भी इसके अंदर मिलेगा, लेकिन वो इससे ऑड वन आउट हो जाएगा। तो ये 3 सवाल पूछे गए थे, और तीनों ही सवाल अपने वाले जो अपन ने पढ़ाए उसमें से एज इट इज आ रहे हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें इसमें अपने को देखने के लिए नहीं आ रही। इसके बाद जो फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट, तो वो कौन सा आता है? तो अपने पास में एक और पेपर आ रहा है, दैट इज 2000 अगला जो पेपर आएगा अपने पास में वो 2018 का पेपर है। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं कि 2018 का पेपर है वो अपने को क्या कहता है। तो 2018 के पेपर को अपन फिर से एक बार, और एक लास्ट पेपर है 2018 का, वो क्या कह रहा है जरा समझिए। एक अनुबंध का निष्पादन हो सकता है, मतलब ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड। कैसे कैसे? तो देखो बड़ा आसान है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अनुबंध के प्रदर्शन से, प्रदर्शन नहीं है बेटा, ये परफॉर्मेंस है बेसिकली। मतलब अनुबंध के निष्पादन द्वारा, कानून की क्रियाशीलता द्वारा, और पारस्परिक ठहराव द्वारा, और सभी। तो अब बेसिकली सवाल का लैंग्वेज हिंदी में बड़ा गलत है। वास्तव में ये क्या कहना चाहता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज। राइट आंसर तो वो ये है। वो जो कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है? ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है? तो डिस्चार्ज बाय। अब डिस्चार्ज में कह रहा है ये वाला, तो बाय परफॉर्मेंस, बाय लॉ, म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड ऑल। तो राइट आंसर विल बी ऑल। आपको समझ आ रहा होगा बड़ा आसानी से, क्योंकि हमने अनुबंध का जो समापन पढ़ा था उसमें ये चीज़ आ गई थी। निम्नलिखित में से अनुबंध का आवश्यक तत्व नहीं है, विच इज नॉट द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का इसेंशियल एलिमेंट कौन सा है? तो देखिए बच्चा, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, प्रतिफल की पर्याप्तता, सर्वसम्मति और उद्देश्य की वैधता। क्या कहना चाहता है? देखो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी तो होना ही चाहिए। सेक्शन 10 बच्चा हमने इसको जब पढ़ाया है तो बड़े डिटेल से पढ़ाया, और इसमें बताया कि सेक्शन 10 क्या है। तो सेक्शन 10 पढ़ाया तो देखो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी तो होना ही चाहिए। कंसिडरेशन की सफिशिएंसी नो मैटर। याद करो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि कंसिडरेशन में बी मोर और इट में बी लेस, बस कंसिडरेशन शुड बी फ्री। कंसिडरेशन वाला जब यूनिट पढ़ाया था तब इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था कि प्रतिफल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। और एग्जाम्पल भी याद आएगा बच्चों को। मेन बात तो क्या है? एग्जाम्पल। मैंने क्या यार, हमने किसी बच्चे के पिताजी को कहा कि भाई आपके बच्चों को हमने पढ़ा लिखा करके ये बनाया वो बनाया वो बनाया, तो उसका प्रॉपर्टी का जो प्लॉट था उसकी एक्चुअल वैल्यू 50 लाख थी, वो मुझे 10 लाख में देने को राजी हो गए। कंसेंट में कंसिडरेशन लेस है, लेकिन एग्रीमेंट इज वैलिड क्योंकि कंसेंट फ्री है। ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा कैसे? मान लीजिए कि जैसे ये था ना अपना क्या नाम है, एक दाढ़ी वाले बाबा किंगफिशर के जो मालिक थे,
है ना, वो उन्होंने महात्मा गांधी का डंडा, चश्मा और ये जो घड़ी थी पुरानी, इन सबको ऑक्शन में करोड़ों रुपए में खरीद लिया, जबकि वास्तव में विजय माल्या, तो विजय माल्या के द्वारा उसका इतना मूल्य दिया गया कि वास्तव में उसका इतना मूल्य था नहीं। तो यार कंसेंट में बेचने वाला महात्मा गांधी परिवार और खरीदने वाला विजय माल्या राजी हो, तो चाहे उसकी एक्चुअल वैल्यू कम है और ज़्यादा दी जा रही तो भी एग्रीमेंट वैलिड है। तो कंसिडरेशन में बी मोर और इट मे बी लेस, तो ये इसका एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। कंसेंट तो होगा यार, बिना कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे। और उद्देश्य की वैधता, भाई ऑब्जेक्ट तो लॉफुल होना ही चाहिए, तो राइट आंसर विल बी प्रतिफल की पर्याप्तता जरूरी नहीं है, इट मे बी मोर और इट मे बी लेस। एक ठहराव जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो कहलाता है, बड़ा आसान है, इसमें तो कहीं कोई टेंशन ही नहीं है कि कोई, ये तो सेक्शन 2H का डेफिनेशन ही है बच्चा, मतलब सेक्शन 2H का डेफिनेशन ही है क्या, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर का डेफिनेशन अलग है, एक्सेप्टेंस का अलग है, कंसिडरेशन का अलग है। तो बच्चा ये मैंने आपको पूरे पेपर आज से पहले के डिस्कस करे, और अगर ईश्वर ने चाहा और सब कुछ बहुत अच्छा रहा तो जो हमने पढ़ाया लिखा है उसमें से 5 सवाल या 6 सवाल जरूर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा जाना चाहिए, और 5-6 नहीं भी पूछे बच्चा, मैं तो कह रहा हूँ केवल एक ही पूछे और वो भी आपका सही होता है और उससे आप फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स टीचर बनते हैं, तो आई थिंक मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो लक्ष्य है, वो उसमें मैं पूर्ण रूप से सफल रहता हूँ, और यही मेरा प्रयास है। बच्चों मिलते रहेंगे आगे और सॉल्यूशंस के साथ में, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगेन आपको बहुत बहुत एक बार के लिए मैं कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ढंग से पढ़ाई करिए और चलते रहिए। एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, और इसी एग्ज़ाम में किस तरह से आपको पास होना है इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा लाइक करिए, देखिए। हम एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, साथ ही साथ मैंने बताया था मेरा खुद का एक चैनल है बिजनेस मेथड गुरु युवराज शर्मा, वहाँ पर आपको समय समय पर सारी इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशंस है वो अवेलेबल रहेगी। पेपर कैसे सॉल्व करें, एक तो ये वीडियो डालने वाला हूँ मैं, और एक वीडियो डालूंगा जिसमें बताऊंगा कि अभी जैसे मान लीजिए है हमारे पास में लगभग 10 दिन, तो 10-12 दिन में किस तरह से हम एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए क्या काम करें। तो जुड़े रहिए एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म से और हमारे खुद के प्लेटफॉर्म से।